हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं होलसिम के स्टेक सेल के बारे में। अंबुजा और एसीसी में काफ़ी टाइम से बातें चल रही है कि होलसिम ने स्टेक सेल अनाउंस किया है, तो आज हम उसके बारे में तय तक जानेंगे और पता लगाएंगे कि क्या इसके मायने हैं सीमेंट सेक्टर के लिए, अंबुजा के लिए, एसीसी के लिए, और साथ ही साथ पूरी इंडस्ट्री में किस तरीके के चेंजेस होलसिम के स्टेक सेल के बाद आ सकते हैं और पोटेंशियल बायर कौन सा है जो इस स्टेक को खरीद सकता है। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले ये डील किस तरीके से स्ट्रक्चर की जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट डील इन इंडियन कॉर्पोरेट होने वाली है, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन आका जा रहा है वो बताया जा रहा है 10 से 12 बिलियन डॉलर का, जबकि जो इससे पहले जो डील्स हुई हैं उनमें सबसे बड़ी डील को माना जाता है वो है फ्लिपकार्ट की डील जो वॉलमार्ट के साथ हुई थी। वो 16 बिलियन डॉलर की थी और 2018 में की गई थी, और इससे पहले 2011 में 7.2 बिलियन डॉलर की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डील की थी। तो हम होलसिम के स्टेक सेल की बात को बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि होलसिम ग्रुप है क्या। होलसिम ग्रुप वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीमेंट मेकर है एंड इनकी 2025 की स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये कोर मार्केट में फोकस करना चाहते हैं और वो इंडिया को एज ए नॉन कोर मार्केट समझते हैं, और साथ ही साथ इनका जो पूरा भविष्य है जो ग्रीनर फ्यूचर की ओर जाना चाहते हैं। तो इसके लिए अब ये इंडिया जैसे और इमर्जिंग मार्केट जो दूसरे हैं उनसे एग्जिट ले रहे हैं। इसमें ये जो कंपनी है उसमें वो उनका जो फोकस है वो होने वाला है जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं उनके नए नए इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट्स निकालने का। अंबुजा सीमेंट में अगर हम बात करें तो होलसिम का जो पूरा ग्रुप है वो 63.19% का स्टेक वो होल्ड करते हैं, जबकि एसीसी में अगर हम बात करें तो 4.48% एसीसी में ये होल्ड करते हैं। बट साथ ही साथ अंबुजा में जो होल्डिंग है उसी के थ्रू ये 50% एसीसी में भी होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो जाती है, एक हो जाता है एसीसी, एक हो जाता है अंबुजा। तो अंबुजा में डायरेक्ट इनका 63% की होल्डिंग है, एसीसी में 50% ये होल्ड करते हैं एसीसी अंबुजा के थ्रू, और साथ ही साथ 4.48% ये होल्ड करते हैं वाया होलसिम ग्रुप डायरेक्ट। तो ये सारे स्ट्रक्चर हैं होलसिम ग्रुप का। फिलहाल अगर एग्जिट लेने वाले हैं तो ये दोनों एसीसी और अंबुजा दोनों में एग्जिट यहाँ पर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि होलसिम इंडिया में लीव क्यों कर रहा है। तो इनके इन्होंने अपनी एक रिसेंट में स्ट्रेटेजी 2025 निकाली है जिसका नाम दिया है एक्सेलरेटिंग ग्रीन ग्रोथ, और इनका आने वाले समय में फोकस होने वाला है जो प्रोडक्ट्स हैं उनके इनोवेशन में, बिल्डिंग मटेरियल के इनोवेशन में, और जो सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल हैं उसमें केवल कोर मार्केट में रहना चाहते हैं। तो एशिया के साथ साथ इन्होंने जो दूसरी जो कंपनीज़ हैं वहाँ से भी आप कह सकते हैं कि एग्जिट ले लिया है, चाहे वो ब्राज़ील हो, नॉर्थ आयरलैंड हो, वहाँ से भी सीमेंट बिजनेसेस से इन्होंने एग्जिट ले लिया है। जिम्बाब्वे, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस में भी इन्होंने एग्जिट ले लिया है, और साथ ही साथ अब ये फोकस करने वाले हैं जो इनके जो कोर मार्केट है वहाँ पर, और साथ ही साथ जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, जो रूफिंग प्रोडक्ट्स हैं, उस तरीके के नए नए इनोवेशन में ये फोकस करने वाले हैं और ग्रीनर फ्यूचर की ओर ये जाने वाले हैं। तो इसलिए ये इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स को लीव कर रहे हैं। तो व्हाट डज दिस मीन फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। तो अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो इसके पूरे ट्रांजेक्शन से सीमेंट इंडस्ट्री में क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको मैं बता दूं कि अंबुजा और एसीसी को अगर हम मिलाते हैं तो अगर जो भी इन दोनों को अगर एक साथ बाई कर लेता है तो उनके पास जो कैपेसिटी होने वाली है वो 66 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी होने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी, कंपिटिटिव, फ्रेगमेंटेड होगी और प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड होगी। और साथ ही साथ इन्होंने अभी फिलहाल ही में 7 मिलियन टन का एक्सपेंशन और अनाउंस किया है, जिसके कारण माना जा रहा है कि ये इनका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा यहाँ पर इनको ज़्यादा मिल सकता है, जो 10 से 15% के प्रीमियम पे मिल सकता है। बट अगर हम बात करें स्टॉक्स प्राइस की तो वहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर रनअप ऑलरेडी 10 से 15% का रनअप इसके अनाउंसमेंट से पहले ही देखने को मिल चुका था। साथ ही साथ इसके अलावा भी दूसरी कंपनीज भी यहाँ पर भागती हुई नजर आ रही है। इनके अलावा अगर हम बात करें पूरे इंडिया में सबसे बड़ा सीमेंट कंपनी कौन सा है तो वो है अल्ट्राटेक, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के पास है, और उनकी जो कैपेसिटी है वो 117 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है। तो जो रिसर्च एनालिस्ट हैं उनका भी मानना है कि जो ऑलरेडी जो यहाँ पर इनकी जो अल्ट्राटेक की जो वैल्यूएशन है वो $210 ईवी पर टन की जो इनकी वैल्यूएशन निकल के आती है, जबकि अगर हम अंबुजा की बात करें वो $200 की निकल के आती है। और एसीसी की बात, यहाँ पर एसीसी की जो वैल्यूएशन से थोड़े कम निकल के आते हैं ड्यू टू सम इश्यूज, और प्रीवियस जो आपने हर्षद मेहता में देखा तो एसीसी के ट्रेड में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी वहाँ पे इश्यूज होने के कारण उनका जो वैल्यूएशन है वो कम लिया जाता है। वहीं अल्ट्राटेक की माने तो अल्ट्राटेक का सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन है और अंबुजा का $200 का वैल्यूएशन यहाँ पर निकल के आता है। तो पोटेंशियल जो ट्रांजैक्शन बन सकता है वो 10 से 12 बिलियन डॉलर तक उसके वैल्यूएशन जा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। अब आ जाते हैं कि यार न्यू मैनेजमेंट आने से फर्क क्या पड़ेगा। तो अगर जब जो डील होगी वो अगर प्रीमियम पे डील होगी, मतलब मान लीजिए कि अगर शेयर ट्रेड हो रहा है 100 रुपये पे और डील जो होती है वो अगर 110 120 पे डील होती है, क्योंकि एक्सपेंशन ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है, तो इससे क्या होगा कि पूरा जो सेगमेंट है वो रीरेट हो सकता है, या जो कंपनीज
कंपनीज है वो रीरेट होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में काफ़ी यहाँ पर बूम देखने को मिल रहा है। और इसी के कारण यहाँ पर आने वाले समय में अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट जैसे लोगों को काफ़ी अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो भी बंदा आएगा, जो भी नया एंट्रेंट होगा, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको हिलाने की ताकत रहेगा, क्योंकि उसकी जो पोजीशन होगी वो सेकंड डोमिनेंट पोजीशन होगी। क्योंकि अल्ट्राटेक के बाद जो सबसे बड़ी कैपेसिटी होगी, अगर वो एसीसी अंबुजा दोनों एक ही बंदा खरीद लेता है तो उनके पास होगी, और उसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, कैपेसिटीज़ और बढ़ेगी, और कैपेसिटीज़ और बढ़ेगी तो यहाँ पर कंपटीशन के कारण जो प्राइसिंग है, जो प्रॉफिट्स हैं, वो यहाँ पर नीचे गिरते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसा मानना है कि पॉजिटिव एक साइड है वैल्यूएशन पर से, वहीं अगर हम इन कंपटीशन और कंपिटिटिव वे में सोचें तो वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी में साबित हो सकता है। अब आ जाते हैं कि कौन पोटेंशियल बायर इनके हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी दो ग्रुप की अटकलें लगाई जा रही है, अडानी ग्रुप और जेएसडब्ल्यू सीमेंट। बट आप बोलेंगे कि आदित्य बिरला क्यों नहीं खरीद रहा है, या आप कह सकते हैं अल्ट्राटेक इसको क्यों नहीं खरीद रहा है। तो उसके पीछे एक सीधा रीजन है, और श्री सीमेंट इसको क्यों नहीं खरीद रहा है, जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारी कैपेसिटीज एस्टेब्लिश्ड हैं। तो अल्ट्राटेक इसलिए नहीं खरीद रहा है क्योंकि इसमें सीसीए का अप्रूवल मिलना बहुत ही मुश्किल है और नामुमकिन की तरह माना जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी जो सीमेंट होती है, सीमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी यहाँ पर सीसीए के लफड़े रहते हैं। श्री सीमेंट का हमेशा फोकस रहा है ऑर्गेनिक जाने का, मतलब कि ऑर्गेनिक वो खुद का एक्सपेंशन करते हैं, वो किसी इनऑर्गेनिक या कोई ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी को बाई नहीं करते हैं। तो उनकी स्ट्रेटेजी काफ़ी सिंपल है। तो अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट यहाँ से मार्केट से आउट हो जाते हैं। और जो बातें भी चल रही है वो चल रही है अडानी ग्रुप और जेएसडब्ल्यू सीमेंट की। तो ये दोनों ग्रुप किस तरीके से मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं इसके थ्रू, वो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अब आ जाते हैं कि यार जो डील का स्ट्रक्चर और डील के डायनामिक्स है वो किस तरीके से होंगे। तो जो भी बाई करेगा वो सबसे पहले अंबुजा बाई करेगा। अंबुजा में 63% का स्टेक है, तो 63% का स्टेक पहले जैसे ही आप खरीदेंगे अंबुजा में तो आपका ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। ओपन ऑफर ट्रिगर होने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा 26% का ओपन ऑफर, तो टोटल मिला के इसमें हो जाएगा आपका 89% स्टेक। तो जो भी बंदा यहाँ पर एंट्री लेगा और वो अगर पूरा ओपन ऑफर सब्सक्राइब होना चाहता है तो 89% का स्टेक उनके पास हो जाएगा। तो चाहे तो वो यहाँ पर 75% अपना स्टेक कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा नहीं करते तो वो डीलिस्ट भी करा सकते हैं 11% स्टेक खरीद कर भी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है कि एसीसी और अंबुजा जो सीमेंट कंपनीज हैं उनमें ओपन ऑफर ट्रिगर होने के बाद वो कंपनियां डीलिस्ट भी हो सकती है। और अडानी ग्रुप जिस तरीके से एग्रेसिव है, जो आपने देखा इन्होंने अपनी सीमेंट की भी अभी सब्सिडी बनाई थी, और साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी लाइमस्टोन की जो माइंस है जो महाराष्ट्र में, आप गुजरात में और राजस्थान में इन्होंने खरीदी है, और वहाँ से काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस यहाँ पर बिडिंग के थ्रू इनको मिला है। और इसके कारण इनके पास जो पूरी वैल्यू चेन है, आप कह सकते हैं कि इनके पास पोर्ट्स हैं, साथ ही साथ इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, इनके पास आप कह सकते हैं लाइमस्टोन है। तो उसके कारण इनको काफ़ी फायदा होने वाला है अगर ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग को भी अपने इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी टाइम बोला है कि ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कि एसीसी में क्या होगा। तो एसीसी में ऑलरेडी 50% का स्टेक आपके पास है, 4% का आप स्टेक अगर खरीद लेते हैं होलसिम से तो टोटल आपके पास हो जाएगा 54, और फिर यहाँ पर भी 26% का ओपन ऑफर ट्रिगर होगा। और यहाँ पर जो वैल्यूएशन लगाई जा रही है वो आ रही है 12,434 करोड़, मतलब 1.65 बिलियन डॉलर्स अगर हम करंट वैल्यूएशन की बात करते हैं तो। और यहाँ पर निकल के आ रही है जो ऑलरेडी मैंने बताया था अंबुजा में, वो 65,280 मतलब 8.7 बिलियन डॉलर। तो ये करीबन निकल के आता है 10 से 12 बिलियन डॉलर का ट्रांजेक्शन, जो काफ़ी बड़ी डील मानी जा सकती है इंडिया की कॉर्पोरेट हिस्ट्री में। अब आ जाते हैं कि टोटल ट्रांजेक्शन की तो बात हो गई। अब आने वाले समय में जो इसका जो साइज़ है वो केवल 2 ही जने ट्रिगर कर सकते हैं, और उसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ। अडानी के पास और जेएसडब्ल्यू जो सीमेंट है वो इसको क्यों बाय करेंगे। तो एसीसी और अंबुजा अगर हम ये टोटल अगर हम देख लेते हैं तो इसमें इनके पास जो कैपेसिटी है उसमें आपका क्लिंकर, सीमेंट और बहुत सारे अदर ट्रांजेक्शन्स भी शामिल हैं। तो पूरा जो ट्रांजेक्शन जो एस्टेब्लिश होगा वो एसीसी और अंबुजा को अगर आप मिला देते हैं, या जो एसीसी जो अंबुजा की सब्सिडरी है तो अंबुजा एज ए होल्डिंग कंपनी आप पूरा खरीद लेते हैं और एसीसी उसके थ्रू खरीद लेते हैं, तो आपके पास काफ़ी सारी कैपेसिटीज़ यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाएगी अक्रॉस द इंडिया। तो अडानी की करंट पोजिशनिंग की बात करें तो अडानी ग्रुप ने जून 2021 में बोला था कि हम सीमेंट बिजनेस में एंट्री लेने वाले हैं, और सेपरेट उन्होंने सब्सिडरी भी यहाँ पर बनाई थी। साथ ही साथ उन्होंने जो मैंने बोला आपको लाइमस्टोन की उनके पास मिल्स हैं। अब जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात करें तो उनके पास 15 मिलियन टन पर एनम की ऑलरेडी साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट रीजन में उनके पास कैपेसिटी है। 59% ऑफ कैपेसिटी उनकी साउथ में है, सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है, और 26% ईस्ट में और 15% वेस्ट में। जो ये पूरा जो बिजनेस है सीमेंट बिजनेस वो चलता है आपका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट
नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के हिसाब से चलता है। तो ये सारी चीज़ें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट करती है, क्योंकि जो नॉर्थ का मार्केट है वो ज़्यादा कम्पिटिटिव हो सकता है, साउथ का मार्केट और उससे ज़्यादा कम्पिटिटिव हो सकता है। तो यहाँ पर जो डील डायनेमिक्स होते हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं कि आपकी जो एस्टाब्लिश्ड है आपका जो मार्केट है या आपका जो कैपेसिटी है वो कहाँ पे एस्टाब्लिश है, क्योंकि उनका लाइमस्टोन के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनमें जो कैपेसिटीज़ लगती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आपका जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो यहाँ पे कम से कम हो। बाकी आपका जो खर्चा है सीमेंट बनाने का वो काफ़ी बढ़ जाता है और आप कंपटीशन में पीछे हो जाते हैं। तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट की अगर हम माने तो इन्होंने अभी फिलहाल ही में 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ग्लोबल पीई फंड से लिया था, और जुलाई 21 में इन्होंने नेक्स्ट फेज की ग्रोथ के लिए भी यहाँ पर अनाउंसमेंट की है। तो वो कहीं ना कहीं इसका पार्ट बन सकता है। अगर हम यहाँ पर अगर देखते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर क्या निकल के आता है, ये एमएनए की डील अगर होती है तो ये एमएनए की डील होती है और एसीसी अंबुजा पूरा एक ही पर्सन खरीद लेता है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि एक ही पर्सन, मेरे को लगता है कि एक ही पर्सन खरीदेगा, और क्योंकि इसमें जो क्या है कि काफ़ी डीप वैल्यू, क्योंकि अंबुजा की सब्सिडरी है एसीसी, और जिस तरीके की सब्सिडी 50% से ज़्यादा का स्टेक है, 26% का ओपन ऑफर होगा, तो ऑलरेडी जो भी पैसा लगाएगा उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसों की कैपेसिटी होनी चाहिए। अडानी को हम जिस तरीके से सब जानते हैं कि अभी वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन के नाम से के रूप से में जाने जाते हैं, वहीं अगर हम जेएसडब्ल्यू की बात करें तो इनका हमेशा से टाई अप रहा है, जो अभी कार्लिल ग्रुप से साथ भी इनकी बात चल रही है कि कार्लिल ग्रुप इनके साथ आने वाला है, और ये पीई फंड का ये आप कह सकते हैं कि पूरा कंसोर्टियम बनाने वाले हैं, जिसके थ्रू ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 10 से 12 बिलियन डॉलर का, क्योंकि इनके पास भी इतना कैश नहीं है और अडानी के पास भी आप कह सकते हैं इतना कैश अभी फिलहाल में अवेलेबल नहीं है। अगर हम इनकी बैलेंस शीट भी देखते हैं, जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करके भी ये इतना पैसा जुटा नहीं सकते, इनको उठाना मार्केट से ही पड़ेगा, और बाद में आफ्टर दैट टाइम ये वापस से मार्केट में इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ इनको जो पैसा है वो या तो पीई फंड से उठाना पड़ेगा या आपको जो है यहाँ पर लोन लेना पड़ेगा। तो इसके अलावा इनके पास, दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ये दोनों जेएसडब्ल्यू ऑलरेडी इसमें काफ़ी लेट एंट्रेंट था, तो कहीं ना कहीं ये एक काफ़ी पोटेंशियल सबसे बड़ी जेएसडब्ल्यू के लिए ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है, डायरेक्ट मार्केट में सेकंड पोजीशन बनाना, और ये अडानी के लिए भी एक अच्छी पोजीशनिंग दे सकता है, क्योंकि वो जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने डिफरेंट कंपनीज को एस्टेब्लिश किया है, कहीं ना कहीं अडानी भी यहाँ पर आपको साफ साफ देख सकते हैं कि ये एमएनए में ज़रूर कूदने की कोशिश करेगा। अब आ जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चेंज होगी इन्वेस्टर्स के लिए। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ, तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी जो प्रीमियम है वो ऑलरेडी आपका प्राइसिंग हो चुका है। अगर आप देखेंगे अंबुजा और एसीसी में ऑलरेडी, यहाँ पर एसीसी में तो ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है क्योंकि वहाँ पर तो प्रीमियम वैल्यूएशन कम होते हैं, बट अंबुजा में ऑलरेडी यहाँ पे 20-25% का अपवर्ड साइकिल आपको देखने को मिल सकता है, वहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। तो अब आपके लिए यहाँ पर अगर आप इसमें यहाँ पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पर से सोच रहे हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलवेज बाई ऑन रूमर्स और सेल ऑन न्यूज़। तो अभी यहाँ पर पूरी प्रॉपर न्यूज़ आई नहीं है, और अगर यहाँ पर अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो आप अगर आपके पास ऑलरेडी था तभी आप बेच सकते हैं, क्योंकि आपको र्यूमर तो पता ही नहीं थी, क्योंकि र्यूमर आई 14 अप्रैल को, उससे पहले ही ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका था। तो जिस चीज़ को पता था उन्होंने ऑलरेडी ट्रेड कर लिया है। तो अगर अभी आप एंट्री लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर घाटे में जा सकते हैं, वैल्यूएशन कैसे भी हो, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक रनअप हो चुका है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम समझाना चाहते हैं कि बाई ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़ आपको रखना होगा। 3 मई को यहाँ पर एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है, तो वो यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहेगा, और होलसेल वहाँ पे डिसाइड करेगा कि जिन जिन की बिड आएगी उनको किस तरीके से इवेल्युएट करना है, किसकी बिड सक्सेसफुल होगी और क्या वैल्यूएशन इस पूरा चीज़ों का होने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, 3 मई की जो डेट है वो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ जेएसडब्ल्यू का मैं एक और चीज़ जो आपको बताना चाहूँ, उनके साथ पी फंड का हमेशा से टाई अप अच्छा रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कंपनीज को, जैसे अभी स्टील को भी देखेंगे तो उन्होंने टर्न अराउंड करने में काफ़ी मास्टर रहे हैं। तो उनके पास यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग काफ़ी अच्छी कैपेसिटीज़ एस्टेब्लिश करने में उन्होंने उनका काफ़ी अच्छा नाम रहा है। सज्जन जिंदल का उनका बेटा है पार्थ जिंदल, वही पूरा जेएसडब्ल्यू ग्रुप का ये जो पूरा ट्रांजेक्शन है वो संभाल रहा है, और साथ ही साथ उनके साथ जो बेकिंग है वो काफ़ी बड़े बड़े फंड्स की है। और साथ ही साथ अडानी की जो बात चल रही है, अडानी की जो मिडिल ईस्ट के जो फंड्स है, पीई फंड्स है, उनके साथ यहाँ पर बात चल रही है। वहीं जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात करें तो इन्होंने शिवा सीमेंट भी खरीदा था। इसके अलावा इन्होंने इनकी जो कैपेसिटीज़ है उनमें काफ़ी इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन भी किया है। इसके पहले इन्होंने सीवीसी कैपिटल, बेन कैपिटल को भी टाई अप के लिए बोला था, जब इन्होंने नुवोको सीमेंट जो कि निर्मा ने अभी अक्वायर कर लिया था उनको आउटबिड करके, बट जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने 2016 में उसे अक्वायर करने की भी कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं इनके पास काफ़ी अच्छी बेकिंग है फ्रॉम द पीई पीपल, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू सीमेंट के पास दो बड़े अच्छे नाम हैं, वो है सुमित बनर्जी और निर्मल जैन। सुमित बनर्जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है अभी जेएसडब्ल्यू सीमेंट में, बट सुमित बनर्जी एमडी और सीईओ रह चुके हैं एसीसी लिमिटेड के। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रिगर कर सकता है कि जेएसडब्ल्यू को वो ये डील मिल जाए। वहीं अगर हम देखें चेयरमैन जो निर्मल जैन है वो राइट हैंड है, आप कह सकते हैं
सज्जन जिंदल के, और सज्जन जिंदल अगर ये डील होती है और इसको आप एक्वायर कर लेते हैं तो आप अपना जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको बहुत तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं। इनके पास भी स्टील है, इनके पास भी पावर है, इनके पास भी ये पूरी जो ये रही है ना सीमेंट की, जो आप कह सकते हैं वैल्यू चेन, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके पास भी हैं। जिस तरह से अडानी के पास भी अडानी पावर है, अडानी पोर्ट्स है, तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है इस चीज़ में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अभी फिलहाल ट्रेड के लिए बिल्कुल मैं ना कहूँगा, किसी भी स्टॉक में ट्रेड, अडानी में भी नहीं, JSW में भी नहीं, और साथ ही साथ आपको अंबुजा में भी किसी में आपको इसमें ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ प्राइसिंग हो चुका है। आपको नहीं पता कि डील के वैल्यूएशन क्या होंगे, क्या कम होंगे, क्या ज़्यादा होंगे। दोनों ही कंपनीज अपने अपने परफॉर्मेंस में काफ़ी माहिर है। तो अब देखना होगा कि कौन इसको बिड को जीतता है। आपका क्या विचार है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, कौन जीतने वाला है। साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें चैनल को। 25,000 सब्सक्राइबर कराने के लिए बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयर करें हमारा चैनल, ताकि और हम तेज़ी से ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच।